जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। सीएम हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा, कांग्रेस आलाकमान से करेंगे मुलाकात। शेल कंपनी खनन लीज मामले में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेंटेनेबिलिटी पर लगेगा हाई कोर्ट का फैसला। मामले में 1 जून को होगी अगली सुनवाई। झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी लेने वालों में गिरावट, लाभुकों को हर महीने कराना है री रजिस्ट्रेशन। मैसेज भेजकर की जा रही है री रजिस्ट्रेशन की पहल। गुमला में जीत की खुशी में निकाली गई विजय जुलूस। मुखिया योगेंद्र भगत ने चुनाव में जीत के लिए मतदाताओं का किया आभार प्रकट। और बुंडू में रांची टाटा हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में एक युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। 10 जून को राज्य में 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस आलाकमान से बुलावा आया है। सत्ता के गलियारों में इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। वर्तमान संख्या बल और आंकड़ों के अनुसार एक सीट सत्ता और विपक्ष के बीच जाता दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से इसको लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ी है, उससे यह चुनाव फिर से दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है। लिहाजा दिल्ली जाकर मुख्यमंत्री कांग्रेस आलाकमान से मिलेंगे। इसके बाद यह महत्वपूर्ण हो जाएगा कि राज्यसभा सीट किसके पक्ष में जाती है। और आगे बढ़ते हुए आपको इस वक्त की एक बड़ी जानकारी दे दें। पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दें, झारखंड की 2 बड़ी ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं का आज पीएम मोदी समीक्षा करेंगे। दोपहर 3 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की जाएगी। पतरातू में निर्माणाधीन पीवीयूएनएल की कार्य प्रगति की समीक्षा होगी। चतारा में जिले में एनटीपीसी का निर्माणाधीन नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर स्टेशन की भी समीक्षा होगी। केंद्रीय ऊर्जा सचिव, राज्य के मुख्य सचिव समेत ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और वरीय अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर झारखंड को पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें, 2 ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं का आज पीएम मोदी समीक्षा करेंगे। इसी दौरान दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें, पतरातू में निर्माणाधीन पीवीयूएन की कार्य प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ चतरा जिले में एनटीपीसी का जिस तरीके से निर्माण हो रहा है, उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय ऊर्जा सचिव, राज्य के मुख्य सचिव समेत ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और तमाम वो अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं का पीएम मोदी के द्वारा समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान ये देखा जाएगा कि किस तरीके से ये कार्य झारखंड की जनता के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, इसकी समीक्षा की जाएगी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये परियोजना अब झारखंड के लोगों को सौंपी जा रही है, इसको लेकर पीएम मोदी खुद अब इसकी समीक्षा करेंगे। नवीन शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 2 ऊर्जा उत्पादन परियोजना है, ये परियोजना है क्या और कितने समय तक ये परियोजनाएं राज्य को सौंपी जा सकती हैं? देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनने की राह में है और उसकी वानगी आपको झारखंड से देखने को मिलेगी। झारखंड में 2 जो ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े उत्पादन प्लांट जो हैं वो निर्माणाधीन है। पीवीयूएनएल है जो राजधानी से नजदीक है, यानी झारखंड राजधानी के पतरातू में ये बन रहा है, अभी प्रगतिशील है। दूसरी तरफ अगर देखें, चतरा में एनटीपीसी का काम चल रहा है, ये भी निर्माणाधीन है, जो नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर स्टेशन कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी आज इन दोनों ही जो ऊर्जा के बड़े उत्पादन के रूप में जाने जाएंगे भविष्य में जो योजनाएं हैं ऊर्जा उत्पादन की, दोनों परियोजनाओं का आज मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करेंगे। और इस समीक्षा में केंद्रीय ऊर्जा सचिव और राज्य के मुख्य सचिव समेत ऊर्जा विभाग के कई पदाधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे।
निश्चित तौर पे पतरातू और चतरा की अगर बात करें तो एनटीपीसी और पीबीयूएनएल का निर्माण पूरा होने के बाद ऊर्जा के क्षेत्र में जो भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि वो उसकी अपनी एक दक्षता हो, तो निश्चित तौर पे इससे एक बड़ी राहत जो है पूरे देश में बिजली उत्पादन को लेकर के मिल सकती है। अभी जब जैसे ही देश में गर्मी बढ़ी थी, उसके बाद पूरा देश ये देखा था कि जिस तरीके का ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ था, ऐसे में इन दोनों ही परियोजनाओं के मुकम्मल होने से एक बड़ी राहत जो है जरूर मिलेगी, चाहे एनटीपीसी हो या फिर पीबीयूएनएल हो। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये परियोजनाएं देखी जा रही है नवीन जी, कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि ये परियोजनाएं, क्योंकि देश में एक तरफ देखा जा रहा है कि कोयले का संकट भी है, तो ये परियोजनाएं ऊर्जा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ाएंगी? देखिए, एनटीपीसी देश के कई राज्यों में जो है वो वर्तमान में संचालित है और कह सकते हैं कि भारत में ऊर्जा की जो जरूरत है। जी नवीन जी, बहुत अहम जानकारी आप साझा कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से ये परियोजना झारखंड की जनता को सौंपी जा रही है, इसको लेकर भी तमाम तरीके के अपडेट्स जो हैं वो हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हम तक साझा कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। झारखंड सरकार ने पेट्रोल की बड़ी कीमतों से राहत दिलाने के नाम पर राशन कार्ड पदाधिकारियों को पेट्रोल पर 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी देने की योजना की शुरुआत पिछले दिनों की थी। सब्सिडी के दाम इस बावजूद इस योजना का लाभ लेने वालों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बता दें कि साल 2022 के जनवरी महीने में जहां पेट्रोल सब्सिडी लेने वालों की संख्या लगभग 1.15 लाख थी, जो अब घटकर लगभग 14 लाख हो चुकी है। झारखंड सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू करने के बाद री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें इस योजना का लाभ लेने वालों को हर महीने री रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन लाभुक इस प्रक्रिया पूरी नहीं करा पा रहे हैं, जिसके बाद अब विभाग की ओर से पेट्रोल सब्सिडी का लाभ ले रहे लाभुकों के मोबाइल पर मैसेज भेजकर री रजिस्ट्रेशन कराने की पहल की गई है। झारखंड की खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। ये सजा है उसके लिए जिसने की है सरस्वती की साधना, सच्चे सुर को मिलेगा मौका, सुरों के साधक होना, सुरों की ताकत से नया इतिहास बनाना, सुर साधना, स्वर साधना। हाय, मैं हूँ संजीव और मैं दर्शन। शुरू हो रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच सुर स्वर साधना। हम संगीत दर्शन आ रहे हैं आपके सुरों को परखने। क्या आप है तैयार? सुर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना। साधना प्लस और आरके म्यूजिकल्स आपके लिए ला रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच सुर स्वर साधना, हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे, जहां देश की बेहतरीन 11 आवाज अपने सुरों की परीक्षा देंगे हमारे बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर डुओ संजीव दर्शन। तो तैयार हो जाइए, हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे सुर स्वर साधना। सुर स्वर साधना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब आपको आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। दरअसल में आईएएस पूजा सिंघल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर अब उनकी ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही है। ईडी के विशेष न्यायाधीश
पीके शर्मा की कोर्ट में आज उन्हें पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेशी के बाद आईएएस पूजा सिंघल भेजी जाएंगी होटवार जेल। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। आज पूजा सिंघल की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूजा सिंघल की रिमांड की अवधि अब पूरी हो चुकी है। ईडी के विशेष जज पीके शर्मा की कोर्ट में आज उन्हें पेश किया जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि उन्हें होटवार जेल भेजा जा सके। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी पहुंच रही है। पूजा सिंघल की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पूरी हो चुकी है, तो इसी को लेकर अब ईडी तमाम तरीके की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर आज उनकी जज पीके शर्मा की कोर्ट में पेशी होगी और इस पेशी के बाद सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि होटवार जेल में उन्हें भेजा जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको साधना प्लस न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां पर आईएएस पूजा सिंघल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसको लेकर तरह तरह के अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। कई डीएमओ से भी पूछताछ हो चुकी है, साहिबगंज के डीएमओ से पूछताछ की जा चुकी है और वहीं उनके साथ उनके सीए सुमन कुमार से भी पूछताछ की जा चुकी है। और अब कहीं ना कहीं पूजा सिंघल की आज जिस तरीके से न्यायिक हिरासत पूरी हो चुकी है, तो इस दौरान कई तरीके के खुलासे भी हैं ये जो ईडी के सामने आए हैं और अब इसी को लेकर आज उनकी पेशी भी होने वाली है। तो जिस तरीके से आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद तरह तरह के अपडेट सामने आए। नवीन शर्मा हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। नवीन जी, 14 दिनों की ईडी रिमांड पूरी हो चुकी है, आज होटवार जेल पहुंचाया जा सकता है। पेशी के बाद कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। इससे हटकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से झारखंड में ईडी की कार्रवाई चल रही है, कल भी ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की थी, लेकिन इसमें बड़ा अपडेट ये है कि फिलहाल ईडी ने पूजा सिंघल के बाद लगभग 5, 6, 7 लोगों से इस केस से जुड़े हुए जो कड़ी थे उनसे पूछताछ की है। अब नया अपडेट ये है कि पूजा सिंघल की जो रिमांड है, 14 दिनों की रिमांड आज खत्म हो रही है और माना जा रहा है ऐसा कि शायद कोर्ट के तरफ से अब पूजा सिंघल के मामले में ईडी को रिमांड अब कोर्ट के तरफ से नहीं दी जाएगी। अक्सर देखा गया है कि 14 दिनों से ज्यादा का रिमांड कोर्ट नहीं देती है। किसी स्पेशल केस में ही 14 दिन से ज्यादा का रिमांड दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 14 दिन से ज्यादा का रिमांड नहीं दिया जाता है, लेकिन देखा गया है अक्सर कि जो स्पेशल केसेस होते हैं, जिसमें पूछताछ के दौरान रोज नए इनपुट्स मिल रहे हो, रोज छापेमारी हो रहे हो और छापेमारी में चीजों की बरामदगी हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पूजा सिंघल के 14 दिनों के रिमांड में देखा गया है कि कहीं ना कहीं, लेकिन ये बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि 14 दिनों से न्यायिक हिरासत में वो मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे राज भी खुले हैं, ईडी के पास कुछ जानकारी भी पहुंची है। जी देखिए, लगातार ईडी के पास जानकारी पहुंची है। पूजा सिंघल के बाद जो भी कड़ी थे, ईडी ने सभी को बुला करके पूछताछ किया और उसके बाद की जो थर्ड कड़ी है, उसमें कल हम लोगों ने देखा कि 2 कारोबारियों के घर जो है वो छापेमारी राजधानी में हुई, मुजफ्फरपुर में हुई और उनमें भी जो है छापेमारी के बाद विशाल चौधरी को गिरफ्तार किया गया। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, साहेबगंज के जो डीएमओ है उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन अगर बात सिर्फ पूजा सिंघल की करें तो निश्चित तौर पे ईडी को 14 दिनों का रिमांड मिल गया है और कानूनी विशेषज्ञों की माने तो कोर्ट अब उन्हें इस मामले में ईडी को रिमांड आगे नहीं दे सकती है। हालांकि ये सब कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी जब सेकेंड हाफ में जब कोर्ट में पूजा सिंघल को ईडी की तरफ से पेशी की जाएगी। नवीन जी, बहुत अहम जानकारी आप पहुंचा रहे हैं, जहां पर आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से 14 दिनों की उनकी रिमांड भी आज पूरी होने जा रही है। इसको लेकर सूत्रों के हवाले से आप ये बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं कि उन्हें अब होटवार जेल भी भेजा जा सकता है कोर्ट में पेशी के बाद। तो कहीं ना कहीं ये बड़े अपडेट्स जो हैं वो पूजा सिंघल की गिरफ्तारी से जुड़े हुए निकलकर सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। गुमला जिले के घाघरा पंचायत में मुखिया पद पर जीत हासिल करने के बाद मुखिया योगेंद्र भगत ने विजय जुलूस सह आभार यात्रा निकालकर चुनाव में जीत के लिए मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। ये आभार यात्रा भगत कॉम्प्लेक्स घाघरा से शुरू होकर घाघरा चांदी चौक, थाना चौक, ब्लॉक चौक होते हुए घाघरा के सभी वार्डों में भ्रमण किया। आपको बता दें कि आभार यात्रा में शामिल समर्थक योगेंद्र भगत जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वहीं समर्थकों ने मुखिया योगेंद्र भगत का स्वागत फूल माला से किया। इस दौरान योगेंद्र भगत ने कहा है कि घाघरा पंचायत का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही घाघरा पंचायत को आदर्श पंचायत का दर्जा दिलाते हुए पंचायत का संपूर्ण विकास वो करेंगे। पानी का मैं निश्चित तौर पे 6 महीने के अंतर्गत
जो पुराना टंकी है उसको मैं तुरंत चालू करवाऊंगा। और जो बेरोजगारी है, जो यहाँ पलायन जो करते हैं, पलायन का मैं रोजगार यहाँ दूंगा, तो पलायन ताकि उनके क्या बताएंगे? शिक्षा का मुझे जितना ये सरकारी विद्यालय है उसमें मैं सही से पाठन पठान का क्रियाकलाप। तो गुमला में पंचायत चुनाव के जिस तरीके से नतीजे सामने आए उसको लेकर यहां पर जश्न का माहौल भी है, साथ ही साथ मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं का धन्यवाद भी किया गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ये सजा है उसके लिए जिसने की है सरस्वती की साधना। सच्चे सुर को मिलेगा मौका, सुरों के साधक होना, सुरों की ताकत से नया इतिहास बनाना। सुर साधना, स्वर साधना। हाय, मैं हूँ डायरेक्टर संजीव और मैं दर्शन। शुरू हो रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच, सुर स्वर साधना। हम संगीत दर्शन आ रहे हैं आपके सुरों को परखने। क्या आप हैं तैयार? सुर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना। साधना प्लस और आर के म्यूजिकल्स आपके लिए ला रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच सुर स्वर साधना। हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे, जहां देश की बेहतरीन 11 आवाज अपने सुरों की परीक्षा देंगे हमारे बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर डुओ संजीव दर्शन। तो तैयार हो जाइए, हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे सुर स्वर साधना। सुर स्वर साधना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जो कि जेएमएम विधायक से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि जेएमएम के एक और विधायक की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। चाईबासा से जेएमएम विधायक दीपक बिरुआ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि ईसी में उनको लेकर शिकायत भी की गई है। विधायक बिरुआ पर कंपनी के निदेशक होने की बात छिपाने का आरोप लग रहा है। ग्रेविटी रिसोर्स एंड मिनरल्स कंपनी में विधायक दीपक के 12.5% शेयर हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में दिए गए शपथ पत्र में जानकारी छुपाई गई है, यह शिकायतकर्ता का कहना है। आपको बता दें जेएमएम के एक और विधायक अब कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब शपथ पत्र में उन्होंने एक बात छुपाई थी। बात यह थी कि उनका किसी कंपनी में शेयर होल्डर हैं वो, और साथ ही साथ वो कंपनी का नाम भी हम आपको बता रहे हैं, जो कि है ग्रेविटी रिसोर्स एंड मिनरल कंपनी, जिसको लेकर अब तमाम तरीके के दावे और वादे करना शुरू कर दिए गए हैं। शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि विधायक थे, उन्होंने जानकारी भी छुपाई। वो एक कंपनी के अंदर 12.5% शेयर होल्डर रखते हैं, अपना 12% से ज्यादा का उनका शेयर है एक कंपनी के अंदर। एक प्राइवेट कंपनी के वो निदेशक भी हैं। ग्रेविटी रिसोर्स एंड मिनरल कंपनी के विधायक निदेशक बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर जेएमएम के एक और विधायक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो नवीन शर्मा हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से जेएमएम के तमाम विधायकों के ऊपर कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अब जेएमएम के विधायक के खिलाफ ईसी में शिकायत हो चुकी है। तमाम जानकारी के लिए नवीन जी का रुख करेंगे। नवीन जी, किस तरीके से ये शिकायत हुई है और अब क्या कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, झारखंड में इन दिनों लगातार चुनाव आयोग में शिकायतों का दौर जारी है, कह सकते हैं, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो या फिर जेएमएम के विधायक हो।
बात करें जेएमएम विधायक दीपक बिरुआ की, तो ये झारखंड के चाईबासा से जेएमएम के विधायक हैं और इनके खिलाफ एक शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि जेएमएम विधायक दीपक बिरुआ ग्रेविटी रिसोर्स एंड मिनरल्स कंपनी में 12.5% के शेयर होल्डर हैं, पर 2019 के विधानसभा चुनाव में दिए गए शपथ पत्र में इसकी जानकारी उनके तरफ से छिपाई गई है। लिहाजा शिकायतकर्ता ने चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। हालांकि ये महत्वपूर्ण हो गया है अब कि चूंकि इसके पहले भी जेएमएम के कई विधायकों के खिलाफ जो है चुनाव आयोग में शिकायत की गई है, शिकायत चल रहा है, चाहे खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें, मिथिलेश ठाकुर की बात करें, अब जेएमएम के जो है विधायक हैं दीपक बिरुआ, इनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। हालांकि नवीन जी, कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि जब विधायक का नाम ही एक केस के अंदर सामने आ गया है, क्या सीएम की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा इसको लेकर? ये सीएम का मसला नहीं, मुख्यमंत्री का ये मसला ही नहीं है। कोई भी विधायक जब चुनाव लड़ने के पूर्व जो उनका शपथ पत्र होता है, नॉमिनेशन के दौरान जो जानकारियां दी जाती है, उसमें अगर विधायक ने किसी तरह की जानकारी छुपाई है तो ये पूर्णतः काम चुनाव आयोग का है। इसमें चुनाव आयोग जो है वो संज्ञान ले सकता है। चुनाव आयोग को शिकायत मिली है, चुनाव आयोग इस मामले में जो है चीजों का जो शिकायत मिली है, इस शिकायत की सत्यता की जांच करेगी और निश्चित तौर पे अगर शिकायत सच है तो चुनाव आयोग संपूर्ण रूप से इस पर कार्रवाई कर सकता है और चुनाव आयोग स्वतंत्र है। चुनाव आयोग जी नवीन जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से नवीन जी हमारे सहयोगी हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि यहां पर जेएमएम के एक और विधायक कहीं ना कहीं चंगुल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर कई संगीन आरोप भी लगे हैं, जिसको लेकर ईसी अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने की पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे। राजधानी रांची के रांची टाटा हाईवे पर अक्सर लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, जहां एक बार फिर से सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यह हादसा बुंडू के वासिदा स्थित अनुमंडल अस्पताल के पास हुआ। संभावना व्यक्त की जा रही है कि बाइक के दुर्घटनाग्रस्त होते ही किसी अज्ञात वाहन ने बुलेट चालक के सिर को कुचल दिया। घटना कैसे घटी, किसी ने इसे नहीं देखा है। सूचना मिलने पर बुंडू पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान प्रमोद सिंह के रूप में हुई है। वो पुलिस वाहन चालक के पद पर रांची पुलिस लाइन में पदस्थापित था। 2 दिन पहले ही वो पुलिस के वाहन में फोर्स को लेकर बुंडू आया था। बुंडू में 2 दिन रुकने के बाद वो किसी जरूरी काम से किसी अन्य का बुलेट बाइक लेकर वापस रांची जा रहा था। बुधवार को उसे फिर बुंडू लौटना पड़ा, तभी हादसे में उसकी जान चली गई। लगता है इसका एक्सीडेंट हो गया है, रॉन्ग साइड से आ रहा था और कोई गाड़ी मार दिया है और बाद दूसरा गाड़ी चढ़ गया इसका देह पर। क्या गाड़ी में थे ये? बुलेट मोटरसाइकिल में। कुछ पहचान वगैरह कहाँ रहने वाला ऐसा नहीं आ रहा है, फेस है ये नहीं है, माथा तो पूरा कुचाया हुआ है। किसी गाड़ी के चपेट में आ गया क्या? कोई अज्ञात गाड़ी मार दिया। आगे बढ़ते हुए आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता दें, जहां पूजा सिंघल से तो लगातार अब जांच पड़ताल जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं साहेबगंज डीएमओ पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, साहेबगंज डीएमओ से पूछताछ लगातार ईडी की जारी है। डीएमओ विभूति कुमार से पूछताछ का आज तीसरा दिन है। ईडी दफ्तर में फिर से पूछताछ शुरू की गई है। आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें नोटिस किया था। तो आपको बता दें कि साहेबगंज डीएमओ पर अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। 3 दिन लगातार हो चुके हैं, 3 दिन से पूछताछ जारी है। ईडी दफ्तर में फिर से पूछताछ एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आईएएस पूजा सिंघल का जो ये मामला है, पूरी तरह से अब इसको लेकर साहेबगंज डीएमओ से भी ईडी लगातार कड़े सवाल करती जा रही है और इस कड़े सवाल और जवाब का दौर अब तीसरे दिन तक आ चुका है। तीसरे दिन भी लगातार साहेबगंज डीएमओ से पूछताछ की जा रही है। कई ऐसे राज है जिन पर से पर्दा उठना बाकी है, जिसको लेकर ईडी लगातार अब अपनी पूछताछ का दायरा जो है वो बढ़ा चुकी है और अब तीसरा दिन हो चुका है जब साहेबगंज डीएमओ विभूति कुमार से ईडी की पूछताछ की जा रही है। ईडी दफ्तर वो पहुंच चुके हैं, जहां पर उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। आईएएस पूजा सिंघल का ये मामला, जहां पर उनके पति अभिषेक झा से भी पूछताछ करने की बात की जा रही थी और साथ ही
ही साथ कई डीएमओ जिनके पास से ईडी सवाल जवाब करती हुई नजर आई। इसी कड़ी में साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार से भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। उनसे कई अहम सवाल हैं जिनका जवाब ईडी को जानना है। ईडी ये पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से संज्ञान में नजर आ रही है। साथ ही साथ ईडी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि ये राज्य की सियासत से भी कहीं ना कहीं जोड़कर इसको अब देखा जा रहा है। और साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार से पूछताछ किए जा रहे हैं। कई कड़े सवाल जो हैं वो उनसे पूछे गए हैं। पिछली बार भी जब उनसे पूछताछ की गई थी तो पूजा सिंघल से जुड़े हुए कई ऐसे सवाल थे जो उनसे पूछे गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसको लेकर लगातार राज्य की सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। 14 दिन तो पूजा सिंघल को ही हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अब साहिबगंज डीएमओ से भी पूछताछ की जा रही है। नवीन शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। नवीन जी, जिस तरीके से ये पूछताछ की जा रही है, कौन से वो अहम सवाल हैं जो आज तीसरे दिन पूछे जाने हैं? देखिए, साहिबगंज से पूछताछ की जा रही है। आज तीसरा दिन है जब उनको ईडी दफ्तर बुलाया गया है और संभवतः साहिबगंज जो डीएमओ है विभूति, उनसे जो पूछताछ हुई है उसी पूछताछ के आधार पर बहुत अहम जानकारी आप हम तक साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से साहिबगंज डीएमओ के ऊपर अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब तरह तरह के अपडेट्स भी सामने आते हैं। झारखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।